हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्ला खान का सलाम कबूल कीजिए। सहाफ़ियों पर हमले ना नए हैं और ना कम हुए हैं, ये बात तो सबको पता है। मगर जो उनकी तहकीकात हैं, बदकिस्मती ये है वो कभी मंजर आम पर नहीं आती। अच्छी बात यह हुई है कि असद अली तूर पर जो हमला हुआ गुज़िश्ता हफ्ते, उसके बाद आज वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कम अज़ कम ये ज़रूर कहा कि तहकीकात के में ब्रेक थ्रूज़ हुई हैं और वो किस नतीजे पर पहुँचे हैं, उन्हीं की ज़बानी सुन लें। हमें एक अहम फुटेज आज मिली है जिसके ज़रिए मुझे यकीन है कि हम काफ़ी हद तक मुल्ज़िमों तक पहुँच जाएंगे। अभी आईजी इस्लामाबाद से भी मेरी बात हुई है और आज मैं FIA को भी हदायत करता हूँ कि दोनों अदारे मिलकर काम करें और असद तूर के मुल्ज़िमों को शिकंजे में लाएं और कानून के दायरे में लाएं। बहुत अच्छी बात है और यही कोशिश होनी भी चाहिए। बिल्कुल। मसला ये होता है कि जब सहाफ़ियों पर हमले होते हैं उसके बाद वादे ज़रूर होते हैं कि जनाब तहकीकात होंगी। वो तहकीकात कहाँ जाती हैं वो किसी को नहीं पता। कमेटियाँ बन जाती हैं, हाई लेवल उसमें जो है कमेटी बन जाती है। तो हमने सोचा कि हम इससे पहले मैं बस एक थोड़ा सा डिस्क्लेमर डालना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमले बहुत लोगों पर राइट, आम शहरियों पर होते हैं, जर्नलिस्ट भी आम शहरी ही है। यहाँ पर जो हम मसला देखते हैं कि सक्सेस रेट इन अगर हम सिर्फ बात करें सहाफ़ियों पर जो हमले होते हैं और जो ओवरऑल हमले होते हैं, कम से कम जो ओवरऑल हमले होते हैं उसमें से 10-15 से 20% में कहीं ना कहीं आप शायद किसी नतीजे पर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर रेट इससे कदरन बहुत कम है और फिर जाहिर है कि यही सवाल होता है कि इनकी कौन सी रिपोर्टिंग क्या है, रिपोर्टिंग की वजह से ही ये हुआ है और ये सिर्फ सहाफ़ी पर हमला है या ये सहाफ़त पर हमला है। और इससे पहले कि हम चलें इस्लामाबाद, जहां सबसे ज़्यादा इस वक्त सहाफ़ी जो है टारगेटेड हैं, कुछ बात होती है दो सिंध के सहाफ़ी अजय ललवानी और अजीज़ मेमन, उनके बारे में बार बार ये कहा जाता है कि उनकी तहकीकात कहाँ तक पहुँची। तो मैंने पुलिस से जो चीफ़ हैं उनसे बात की है, तो दोनों केसेस में जो कातिल हैं उनके वो पकड़े गए हैं, उनके केसेस चल रहे हैं अदालतों के अंदर और दोनों की जो केस है वो एक मुलजिम को लाहौर से पकड़ के लाया गया। तो दोनों केसेस बकौल सिंध पुलिस के उन्होंने जो है हल कर लिए हैं। इस पर भी कमेटियां बैठी थी। ये अलग बात है कि उनकी तहकीकाती रिपोर्ट भी सामने नहीं आई। हालांकि यहाँ पर बिल्कुल आप कुछ और ऐड करना चाह रहे थे। अदालत में भी केस कभी में पहुंच जाता है, लेकिन फिर वली बाबर के केस में आपने देखा कि वहाँ पर क्या हुआ है, क्या हुआ है। मुलजिम पकड़े गए, सारे जो की विटनेस थे वो एक के बाद एक जो है मार डाले गए, जजेस चेंज हुए, यहाँ तक कि कराची में मुकदमा गैर महफूज था तो उसे किसी और शहर मुंतकिल किया गया, लड़काना और गया। सारा मतलब वो है ब्लैक एंड वाइट में सब ठीक है। मगर कहाँ गया वो केस, किस समझ गया वो केस। अभी सुना है कि अभी पिछले दिनों भी उसकी समाअत जी एक डबल बेंच ने तो सिंध हाई कोर्ट लड़काना बेंच ने वो जो सजाएं दी गई थी, अपील की थी मुल्ज़िमान ने सजाए मौत के खिलाफ, तो सजाए मौत क्वाश उसमें हो गई है। मतलब कि अब इस केस में इतना बिगड़ गया है कि मेरा नहीं ख्याल कि ये कभी किसी नतीजे तक। यही होता है कि मतलब पकड़ा जाना या अदालत में केस चलना इस बात की ज़मानत नहीं है कि मुल्ज़िमों को वो कन्विक्ट होने के बाद कैफर किरदार तक भी पहुंचे। ये तो एक ओवरऑल ट्रेंड का हिस्सा। एक आखिरी बस चीज़ का मैं जिक्र करना चाहता हूँ क्योंकि कोई थोड़ा सा अनफेयर जगह में नहीं बात की, केसेस की आपने बात की ना, तो सिंध में हम एक और ट्रेंड भी देख रहे हैं और वो ये है कि सहाफ़ियों के खिलाफ एंटी टेररिज्म के केसेस भी फाइल किए जाते हैं। आपने मुजाहरा किया, आपने पुलिस के बारे में कुछ किया, आपको ATC में भी डालना था। तो ये भी एक तरीका होता है। ये क्यों होता है, ये क्यों होता है कि सिंध के अंदर, मतलब ये कहना बहुत आसान है कि जी किसी सरकारी इदारे ने या किसी हसास इदारे ने जो है ये किया, वो करते हैं, लेकिन इंटीरियर में जो ज़्यादातर केसेस हैं मकामी नामा निगारों के साथ जो तशद्दुद होता है या ईवन कत्ल कर दिया जाता है या अगवा कर लिया जाता है, वो वहाँ के जो लोकल माफियाज हैं वो उसमें और पॉलिटिकल
और एडमिनिस्ट्रेटिव नेक्सस जी, और प्लस क्रिमिनल्स वाली नेक्सस, वो उसका शिकार होते हैं। अच्छा, इनमें से कुछ दूधों धुले नहीं होते, वो भी उस नेक्सस का हिस्सा होते हैं, और फिर अचानक से एक गड़बड़ शुरू हो जाती है और उसमें वो उनको नुकसान पहुंच जाता है। तो बड़ा वो कंजस्टेड किस्म का जो है पेचीदा मामला है। क्वेटा में इरशाद मुस्तफ़ी कई साल पहले जी वो टारगेट किलिंग का निशाना बने। मैं आज तक ये जानना चाहता हूँ कि क्या हुआ उस पे। पुलिस ने दावे किए थे कि उन्होंने उसको किसी को पकड़ा है, लेकिन बात उससे आगे नहीं गई। फड़फड़ाते हैं, सब स्टोरी है। एडमिनिस्ट्रेशन भी फड़फड़ाते हैं, एजेंसीज भी ताउन का यकीन दिलाती हैं, तहकीकाती इदारे भी सब करते हैं, वजीर भी सीने पे हाथ रख के बात करते हैं, लेकिन फिर होता क्या है? क्या होता है, यही सवाल के लिए हम चलते हैं। इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार है, कैपिटल है, सब खबरें वहीं होती हैं। और बदकिस्मती से गुज़िश्ता तकरीबन अगर 11 साल का हम जायज़ा लें तो बहुत से सहाफ़ी वहाँ पर जो सरकर्दा सहाफ़ी हैं उनके ख़िलाफ़ तशद्दुद भी हुआ, उनको मारा भी गया। तो हम बारी बारी कोशिश करेंगे कि उनकी तहकीकाती रिपोर्ट्स के ऊपर आएँ कि उसमें क्या हुआ। सलीम शहजाद जिनको 2011 में कत्ल किया गया, उनके तहकीकात के लिए पूरा कमीशन बना। 47 गवाह भी पेश हुए, मगर उसके बावजूद कुछ नहीं निकला। तो हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर जियो न्यूज़ एजाज़ सैयद, जो कि इन सारे वाक़यात के ऊपर नज़र रखते रहे तहकीकात की हद तक, क्योंकि इनकी बीट है इंटीरियर मिनिस्ट्री, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़। इससे पहले कि मैं उनकी तरफ जाऊँ, एक कराची का केस जियो न्यूज़ के एक रिपोर्टर थे सैयद अली इमरान। वो गुज़िश्ता अक्टूबर में, आपको याद होगा कि यहाँ पर मरियम नवाज़ और उनके हस्बैंड जो हैं सफदर, वो होटल में ठहरे हुए थे। पुलिस ने छापा मारा, सफदर को गिरफ़्तार किया। बाद में ये पता लगा कि आईजी साहब को ही अगवा कर लिया गया था। मगर उसके 2 रोज़ के बाद 29 अक्टूबर को जो है एक जियो न्यूज़ के रिपोर्टर हैं इमरान अली सैयद, उनको उठा लिया गया। वो अपने घर से बाहर निकले थे, डिस्को बेकरी का इलाका था, वहाँ उनको अगवा कर लिया गया। 22 घंटे के बाद जो है वो दोबारा घर पहुँच गए अपने, और अब तक पता नहीं चला कि क्या हुआ। मैंने कोशिश की कि जो उनकी इन्वेस्टिगेशंस है, अच्छा इनकी इन्वेस्टिगेशंस रिपोर्ट कहीं ना कहीं सहाफ़ियों की जो है वो कंपाइल ज़रूर होती हैं, तो उसके कुछ टुकड़े अभी तक उस रिपोर्ट की जो नौयत ये है कि उस रिपोर्ट पे अभी तक साइन नहीं है किसी के, और अभी तक फॉर्मली सबमिट नहीं हुई है सूबाई सिंध की। तो उसमें ये लिखा हुआ है कि उन्होंने अपने बीपर में जब वो सीसीटीवी फुटेज दिखाई थी तो ये कहा था कि इस पुलिस के हमरा जो है कुछ इंटेलिजेंस अहलकार भी मौजूद हैं। अच्छा, वो टिकर भी नहीं चला था, मगर जो गाड़ी भी थी, हाँ वो गाड़ी भी थी, सारा कुछ दिखा दिया। अब वो जो तहकीकाती रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि उनको सिर्फ इस बिना पर उठाया गया कि उनसे ये दरियाफ्त किया जाए कि एक तो सीसीटीवी फुटेज कहाँ से आई। हालांकि रिपोर्टर किसी को भी पता होगा कि वो होटल के मालिक से जाकर के कह देगा कि होटल से आएगी। तो बहरहाल दूसरा ये कि उस आपने ये क्यों कह दिया कि जनाब इसमें इंटेलिजेंस एजेंसी के अहलकार भी मौजूद हैं। तो वो उन्होंने जो कंक्लूजन की है वो बड़ी मज़ेदार है। उन्होंने ये लिखा है कि ये सेल्फ डिसअपियरेंस का केस नहीं है। हाँ, यानी ये खुद जो हम पे इल्ज़ाम भी लगता है ना कि अक्सर यार मतलब आप खुद को भी गायब कर देते हैं और फिर बाद में आप इल्ज़ाम लगाने कि वो जो है सैर सपाटे को चला गया, अफगानिस्तान निकल गया तफरी के लिए, किसी मिलिटेंट ग्रुप का हिस्सा बन गया, सरहद पार कर गया, ये सारी चीज़ें भी चलती हैं। तो ये जो टर्म इस्तेमाल की गई सेल्फ डिसअपियरेंस नहीं है, काफ़ी है, बिल्कुल काफ़ी है। तो हमारे एजाज़ सैयद मौजूद हैं। एजाज़, अगर हम कहाँ से शुरू करें? वहाँ से शुरू करें। आपके कॉलीग हैं, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर भी रहे हैं। 2010 में उन्हें मोटरवे पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उनके सर के बाल मूंद दिए गए, उनकी जो भवें मूंद दी गई और उन पर तशद्दुद हुआ। तो आप मुझे बताइए कि हम बारी बारी आपसे सहाफ़ियों का जो तहकीकात है उस बारे में, तो उमर चीमा की तहकीकात का क्या बना? मुबशर साहब, ज़रार साहब और मुसद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। उमर चीमा की अगर तहकीकात का जिक्र करें तो उमर चीमा को इस्लामाबाद से अगवा किया गया, उनका मुकदमा यहाँ पे दर्ज हुआ मुकामी थाने में, और साथ ही साथ एक कमीशन भी कायम किया गया। वक्ती तौर पे तो शोर मचा, लेकिन
बाद में इस केस को दाखिले दफ्तर कर दिया गया। अब हैरानकुन बात यह है कि आपको याद हो कि पीपल्स पार्टी का दौरे हुकूमत था जब ये वाकया हुआ था, और उस वक्त भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने काफ़ी यकीन दहानी करवाई थी कि वो इस केस की तहकीकात को आगे लेकर जाएंगे, लेकिन जो मुकामी पुलिस है वो इस केस की तहकीकात को आगे नहीं लेके जा सकी। वो मुकदमा दाखिले दफ्तर हो गया, और दाखिले दफ्तर होने का मतलब ये है कि उसके जो पुलिस ने अपने केस में लिख दिया कि हम जो कल्प्रिट्स हैं उनको तलाश नहीं कर पाए या उनका सुराग नहीं मिल सका। तो इस तरह ये केस इस वक्त फाइलों में दबा पड़ा है और इसका कोई पुरसाने हाल नहीं। ठीक है। अच्छा, दूसरा केस अब आ जाते हैं सलीम शहजाद। 2011 में वो इस्लामाबाद से एक शो में जा रहे थे, उन्हें अगवा किया गया। मंडी बहाउद्दीन में उनकी लाश मिली तशद्दुद नहर में, और उनकी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा तशद्दुद के निशानात थे। उस पर भी ये बात सामने आई कि शायद उन्हें कानून नाफिज करने वाले इदारों ने ही उठाया। उस पर फिर पूरा कमीशन बन गया जिसको हेड किया साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने, और उसमें सहाफ़ती नुमाइंदगी भी थी। तो उस कमीशन का क्या हुआ? रिपोर्ट तो आ गई सामने, लेकिन रिपोर्ट इनकन्क्लूसिव रही। साकिब निसार साहब की सरबराही में ये जो कमीशन बना था सलीम शहजाद साहब का, इत्तेफाक से मुझे भी उसमें दावत दी गई थी, और भी जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मतीउल्लाह जान, नजम सेठी, उमर चीमा, इन सबको भी दावत दी गई थी। तो हम ये तवक्को कर रहे थे कि इसमें कुछ चीज़ें सामने आएंगी, लेकिन अगर आप उस कमीशन की रिपोर्ट को पढ़ें तो उसमें कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स आए हुए हैं कि जो कातिल को ही मुल्ज़िम करार दे रहे हैं, और मकतूल को ही मुल्ज़िम करार दे रहे हैं, मकतूल को ही कातिल करार दे रहे हैं। सलीम शहजाद के ऊपर अजीबोगरीब इल्ज़ामात आयद किए गए हैं उसी कमीशन में लिए गए बयानात की रोशनी में। और कमीशन की रिपोर्ट जब आ जाती है तो आमतौर पर कमीशन जब कायम होता है तो हमारी जर्नलिस्ट बरादरी भी खुश हो जाती है कि अब मसला हल हो जाएगा। लेकिन अगर आप क्रिमिनल केसेस के हवाले से देखें, कोई भी क्रिमिनल एक्ट के हवाले से देखें, जब भी कमीशन बन जाता है तो ये तय है कि वो जो केस है उसका जो भी क्रिमिनल केस होगा वो खत्म हो जाएगा, उसकी अहमियत खत्म हो जाएगी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जो आईओ होता है, इन्वेस्टिगेशन अफसर होता है, वो प्रॉपर तहकीकात नहीं कर सकता। सही। ये जो आईओ थे सलीम शहजाद केस के, इन्होंने कुछ सीसीटीवी फुटेज हासिल की थी, सेफ सिटी की फुटेज, जिसमें एक गाड़ी जाते हुए दिखाई गई थी, सलीम शहजाद थे, लेकिन उनको जो सेफ सिटी की उन दिनों नए कैमरे लगे थे, पूरी फुटेज नहीं मिली। और बाद के जो केसेस हैं उनमें एग्जैक्टली यही पैटर्न फॉलो होता रहा, और वो केस भी दाखिले दफ्तर हो गया और उस पर भी कोई तहकीकात आगे नहीं बढ़ सकती। ठीक है एजाज, हमें यहाँ एक वक्फा लेना है। वक्फे के बाद ये तो अब जो रीसेंट केसेस हुए हैं, जैसे अहमद नूरानी का केस था, मतीउल्लाह जान का केस था, असद अली तूर का केस था, उनकी इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर भी बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। हमारे साथ एजाज़ सैयद मौजूद हैं। इस्लामाबाद से हम बात कर रहे हैं। इस्लामाबाद में जो रीसेंट अटैक्स हुए हैं जर्नलिस्ट के ऊपर, उनके पस मंज़र में, तहकीकात में क्या हुआ? एजाज़, अहमद नूरानी की अगर बात कर लें, वहाँ से ये टर्म भी क्वाइन हुई कि जनाब उनको लड़की के भाइयों ने मारा है और ये कोई पर्सनल फ्यूड था, मगर अहमद नूरानी जो हैं उसको किसी और रुख पे लेकर के गए। आपने उसकी तहकीकात भी देखी थी, पुलिस ने कुछ उसमें से निकाला? थाना पारा में ये मुकदमा दर्ज हुआ था, और थाना पारा की जो पुलिस SHO थे उस वक्त के, उन्होंने कुछ शवाहिद हासिल किए थे, लेकिन हमने जब उस इंस्पेक्टर से बात की जो कि आजकल प्रमोट होके DSP हो चुके हुए हैं, तो उस वक्त हमें उन्होंने बताया था कि इस केस का आपको भी पता है कि किसने किया है, और ये हमें भी पता है किसने किया है। कुछ तस्वीर बड़ी विजिबल थी, वो रिकग्नाइज हो सकती थी नादरा के रिकॉर्ड में, लेकिन नादरा के रिकॉर्ड से भी जवाब नहीं में आया, और इस तरह वो मामला आगे नहीं बढ़ सका। और हमें पुलिस के उस वक्त के जो IO थे, तफ्तीशी अफसर, उन्होंने वाज़ेह तौर पे बता दिया था कि ये केस कभी रिजॉल्व नहीं होगा, सॉल्व नहीं होगा, और वही हुआ। वो केस अभी भी दाखिले दफ्तर है और उस पर किसी किस्म की कोई अरेस्ट नहीं हो सकी। और इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि एक अखबार ने
ये खबर शाया की थी एक रिपोर्टर ने, जो बाद में काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ जो रेफरेंस दायर हुआ उसमें भी उन साहब का एक रोल था कि लड़की के भाइयों ने अहमद नूरानी को मारा है या उनको तशद्दुद का निशाना बनाया है। तो इस हवाले से हमने आईओ जो तफ्तीशी अफसर थे उनसे पूछा कि जी क्या आपके पास किसी किस्म की कोई एविडेंस आई है कि कोई लड़की के भाई क्रॉप अप हुए हैं? तो वो मुस्कुराने लगे, उन्होंने कहा कि जी हमारे पास तो ऐसी कोई एविडेंस नहीं आई, ये तो खबरों की हद तक है, लेकिन हमारे पास किसी किस्म की कोई एविडेंस नहीं आई। तो जब उनसे पूछे कि किस तरह की एविडेंस आई है तो वो मुस्कुराते थे और वो हमें बताते थे कि ये एविडेंस क्या है, ये आपको भी पता है और ये केस कभी रिजॉल्व नहीं होगा, ट्रैक खुले डुले आदमी, तो वो ये भी फाइलों की नजर। ठीक है, वो भी दाखिले दफ्तर हो गया। अब आ जाते हैं रीसेंट वेव जो है गुज़िश्ता बरस, यानी मतीउल्लाह जान के ऊपर जो उनको अगवा किया गया और उसके बाद तकरीबन को 14-16 घंटे के बाद वो बरामद हुआ। उनकी फुटेज थी और वो स्कूल से थी। तो उस बारे में क्या हुआ? हालांकि उस वक्त भी बहुत हाई लेवल कमेटीज़ बन गई थी, सारा कुछ हो गया था, उस केस का तो कुछ हो जाना चाहिए था। मतीउल्लाह जान केस का कुछ नहीं हो सका। उस हवाले से सेफ सिटी कैमरों की जो फुटेज है वो मांगी गई थी वजारत दाखिला के जरिए इस्लामाबाद पुलिस से, और आपको पता है कि मालूमात तक रसाई का जो कानून है मजरिया 2017, उसमें बड़ी वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि इस तरह के केसेस में जहां पर इस तरह की कोई अटैम्प्ट्स हो, मर्डर अटैम्प्ट हो या किडनैपिंग हो, तो फौरी तौर पर फुटेज जो है वो पुलिस को और लवाहिकीन को वो दे दी जाए। तो दिलचस्प बात ये हुई कि पुलिस को तो वो फुटेज नहीं मिली, लेकिन हमारे पीपल्स पार्टी के एक सेनेटर फरतुल्लाह बाबर, उन्होंने राइट टू इंफॉर्मेशन लॉ के तहत एक एप्लीकेशन दी। उस एप्लीकेशन पर इस्लामाबाद पुलिस ने अमल दरामद नहीं किया और फुटेज सेफ सिटी की नहीं दी। जब सेफ सिटी की नहीं फुटेज दी तो फिर इंफॉर्मेशन कमीशन के पास मामला गया, तो उन्होंने एक नोटिस जारी किया और कहा कि वो एक्शन लेंगे। तो इस पर पुलिस ने कहा कि जी हम आपको दे देते हैं फुटेज, और आप ये जानकर हैरान होंगे कि जब फुटेज इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से फरतुल्लाह बाबर साहब को पहुंचाई गई तो ये वही फुटेज थी जो हमने उस स्कूल से प्राइवेटली खुद हासिल की थी, जो सेफ सिटी के कैमरों की फुटेज थी, जो मांगी गई थी एक्चुअली राइट टू इंफॉर्मेशन लॉ के तहत, तो वो नहीं दी गई और वो केस भी दाखिले दफ्तर कर लिया गया। और आपको पता है कि मतीउल्लाह जान के ऊपर एक नहीं 2 हमले हुए थे जिनके बकायदा मुकदमा दर्ज हुए थे। मैं उन हमलों की बात कर रहा हूँ। तो दूसरा, इससे पहले जो मुकदमा हुआ था कि तहकीकात या हामिद मीर साहब के साथ मैं भी था और हमने जर्नलिस्ट की एक कमेटी भी बनाई थी ताकि उसकी तहकीकात करें, और हमने कुछ फुटेज भी हासिल की थी। लेकिन उस फुटेज के बावजूद ना तो वो केस रिजॉल्व हुआ, थाना बाराकाऊ में ही वो मुकदमा दर्ज हुआ था, और ये मुकदमा जो मतीउल्लाह जान का के अगवा का था, ये थाना अपारा में दर्ज हुआ। तो ये दोनों मुकदमा भी फाइलों की नजर हो चुके। एक बात मैं ऐड जरूर करूंगा, गुज़िश्ता साल मई 2020 से लेकर इस साल अप्रैल 2021 तक पूरे पाकिस्तान में 148 ऐसे मुकदमात नोट किए गए, ऐसे वाकयात दर्ज किए गए जिनमें सहाफियों पर अटैक किए गए हैं। और आप ये सुनकर हैरान होंगे कि इन तमाम वाकयात में सबसे ज्यादा वाकयात बलोचिस्तान में नहीं हुए, फाटा में, खैबर पख्तूनख्वा में या सिंध में नहीं हुए, सबसे ज्यादा वाकयात पंजाब में नहीं हुए, सबसे ज्यादा अटैक्स जर्नलिस्ट के ऊपर, थ्रेट्स जर्नलिस्ट के ऊपर वफाकी दारुल इस्लामाबाद में हुए, और वो है 51, यानी कि 148 में से 51 अटैक्स सिर्फ इस्लामाबाद में जर्नलिस्ट के ऊपर हुए हैं। और कोई एक भी अटैक ऐसा नहीं है जिसमें मुल्ज़मान को पकड़ लिया गया हो और जो मुल्ज़मान है वो किरदार तक पहुंचाए गए हो। तो वहाँ जो सीसीटीवी फुटेज में तो गाड़ियाँ भी नज़र आ रही हैं, लोग भी नज़र आ रहे हैं, तो वो जब फुटेज नादरा तक वेरिफिकेशन के लिए जाती है तो नादरा क्या करता है? अच्छा, मुबश्शिर साहब ने हमने बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया। देखिए, इसमें 3-4 इदारे इन्वॉल्व होते हैं जब भी इस तरह का कोई वाकया आता है। अगर वो किडनैपिंग का हो या अटेम्प्ट टू मर्डर का हो तो 780 शामिल कर ली जाती है। अगर वो खाली तशद्दुद का हो तो जो मामूल की लड़ाई झगड़े के जो वाकयात होते हैं या अटैक है, मामूल की जो दफात है उनको शामिल किया जाता है।
तो होता यह है कि पुलिस आती है और उसके साथ FIA की टीम भी आ जाती है। बाज़ औक़ात वो मौके से फिंगरप्रिंट्स लेते हैं और फिंगरप्रिंट्स मिल जाती है। फिंगरप्रिंट्स लेने के बाद और अगर कोई वीडियो है या कोई तस्वीर है तो वो भी कलेक्ट की जाती है CCTV से या सेफ सिटी से। उनको नादरा में भेजा जाता है कि आप हमें इसके मुल्ज़मान जो है वो पकड़ के बताएं, क्योंकि फिंगर प्रिंट एक ऐसा मामला है कि हर बंदे के पास एक शनाख्ती कार्ड है और जो शनाख्ती कार्ड का जो फिंगरप्रिंट है वो नादरा के डाटाबेस में मौजूद है। आप सुन के हैरान होंगे कि नादरा हर बार जो जर्नलिस्ट का केस है उस केस में पुलिस को और जो इन्वेस्टिगेशन की जो टीमें हैं उनको बताता है कि हमारे रिकॉर्ड में कुछ नहीं है। और मैं आपको जिम्मेदारी से ये बात बता रहा हूं कि कम से कम 2 ऐसे केसेस हैं जिनमें मुझे जाती तौर पे पता है कि नादरा के रिकॉर्ड में बंदे आए। मतीउल्लाह जान का उनमें से एक केस है, नादरा के रिकॉर्ड में बंदे आए लेकिन जो नादरा का जवाब था ऑफिशियल आंसर वो नहीं में था और वो नहीं दिया गया क्योंकि वो बंदे शनाख्त होते थे। ये मैं तफसीलात इसकी पॉइंटेड नहीं जा रहा क्योंकि हम लोग एक ब्रॉडर बात कर रहे हैं। एक वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद आपके 2 इम्पोर्टेंट केसेस और भी डिस्कस करने हैं। सही। वेलकम बैक। हम बात करें सहाफ़ियों पर हमलों की तहकीकात कहाँ तक पहुँचती हैं। हमारे साथ एजाज़ सैयद मौजूद हैं जो बड़ी तफसील से बता रहे थे कि मतीउल्लाह जान केस में क्या हुआ, उमर चीमा केस में क्या हुआ, सलीम शहजाद जिनको कत्ल कर दिया गया उनके केस में क्या हुआ। अब ये बताइए एजाज़ के अबसार आलम का जो केस है उनके केस में उनको गोली मारी गई। CCTV फुटेज भी सामने आ गई कि 2 लोग थे अपेरेंटली जो नज़र भी आ गए। उस केस की तहकीकात कहाँ तक पहुँची? अच्छा मुबशर साहब, इस वक्त तक जितने भी केसेस हुए हैं उसमें सलीम शहजाद का केस और सलीम शहजाद साहब के केस के बाद सारे केसेस अहम हैं, लेकिन वो केसेस जिनमें जान तक लेने की कोशिश की गई बड़े वाज़ेह अंदाज में वो अहमद दुरानी और अबसार आलम है। और अबसार आलम साहब का केस बहुत ही सीरियस इसलिए है कि उनको करीब आके फायर किया गया। तो ये इतना अहम केस था जिसमें हम तो ये कर रहे थे कि शायद कुछ सीरियसनेस होगी हमारे पुलिस की, बाकी जो हमारे सिक्योरिटी के इदारे हैं उनकी, लेकिन कहीं पे कोई सीरियसनेस नहीं दिखाई गई। आप सुन के हैरान होंगे कि जो CCTV फुटेज ली गई उसके बाद जो F11 में जो घर है अबसार आलम साहब का, उस घर के नज़दीक 2 ऐसे घर हैं जहां से CCTV फुटेज कलेक्ट की गई और मेरी इत्तलात के मुताबिक उनमें वाज़ेह चेहरे नजर आए, लेकिन पुलिस बेबस हो गई उन तमाम लोगों को सामने लाने या उनको पकड़ने में, क्योंकि अगेन नादरा की तरफ से कोई तावन नहीं आया। एक पूरा पैटर्न है, नादरा की तरफ से किसी किस्म का कोई तावन नहीं आ सका और नादरा के बाद जो बाकी इदारे हैं ज़ाहिर है इन्होंने एक रेफरेंस के साथ काम करना है, डाटा लेना है, तो डाटा ही नहीं जब पुलिस को मिलेगा तो पुलिस फिर फर्दर तहकीकात क्या करेगी। और फिर पुलिस को खुद भी पता चल गया था इस केस की सेंसिटिविटी का और पुलिस की के आला हुकाम है उन्होंने बुलंदोबांग दावे तो जरूर किए कि हम जरूर कुछ करेंगे, लेकिन फिर भी उस सब के बावजूद वो हाथ पे हाथ रख के बैठ गए। और मैं आपको बताऊं कि जो आम आदमी का केस है ना मुबशर साहब, जो रूटीन में थानों में केसेस आते हैं इस्लामाबाद में, उनकी सूरत हाल जर्नलिस्ट की सूरत हाल से बड़ी बेहतर है। मैं आपको ये बता रहा हूँ और आप ये सुन के हैरान होंगे। पुलिस, एक तो हमारा रवायती रवैया है पुलिस का, ज़ाहिर उनके पास रिसोर्स नहीं है, पैसे नहीं है, पुलिस का एक माइंड सेट है, वो तो एक अलग चीज़ें हैं, लेकिन जर्नलिस्ट से वो ट्रीट बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जर्नलिस्ट के केसेस वो सॉल्व नहीं करते और नहीं कर पाते, वो खुद बोल के कहते हैं। अबसार आलम साहब के केस में भी मुझे बराह रास्त तो नहीं, हमारे कुलीग को बताया गया कि ये केस हम सॉल्व नहीं कर सकते, हम चाहे भी तो सॉल्व नहीं कर सकते। बताते कुछ नहीं है कि केस किसने किया है, कौन हो सकता है, लेकिन वो अपनी मजबूरियों का इजहार जरूर कराते हैं। और मैं आपको बताऊं कि असदतूर का अगर मामला आप डिस्कस कर लें तो जिस वक्त असदतूर का ये वाकया हुआ तो उस वक्त
एक एसपी उस वक्त मौजूद थे पिम्स में, जो हॉस्पिटल जहाँ पर असदुल को लाया गया, तो मैं भी उधर मौजूद था और एक और सीनियर अफसर भी मौजूद थे पुलिस के। तो उन सीनियर अफसरान ने मेरी तरफ देखा और मुझसे मिले और उन्होंने हमें कहा कि जी आपको भी पता है ये केस किसने किया है, लेकिन हम अपनी तय पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन नतीजा आपको पता है कि क्या होगा। और ये मैं अकेला नहीं था, वो और जर्नलिस्ट भी वहां पर खड़े थे जिनके सामने ये बात हुई है। तो पुलिस वाले अपनी मजबूरियों का इजहार करते हैं। अच्छा देखिए, एजाज पुलिस वाले जाहिर है अपनी जान छुड़ाते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ ये आपसे पूछना है, इस्लामाबाद में सेफ सिटी किसके अंडर आता है? वो तो जाहिर है पुलिस ही उसको देखती है। तो पुलिस के अपने एक एसपी ताहिर रावड़ जब अगवा होकर के कत्ल हुए तो उसकी फुटेज भी नहीं मिली। तो सेफ सिटी का कंट्रोल किसके पास है? कागजों में सेफ सिटी का कंट्रोल आईजी इस्लामाबाद के पास है, लेकिन सेफ सिटी का जो अमली कंट्रोल है वो किसी और के पास है और उसका नाम लेना मेरे ख्याल में ठीक है, आप सबकी और हम सब की सेहत के लिए ठीक नहीं है। बस ठीक है, कह दिया आपने। ठीक है, बहुत अच्छा नहीं अभी है। 2014 में हामिद मीर पे कराची में कातिलाना हमला होता है, 7 साल हो गए, 7-8 साल हो गए इस बात को। उनका केस सॉल्व हो गया या वो भी इसी तरह है? बिल्कुल, उनका केस भी सॉल्व नहीं हुआ, बल्कि उनके केस में जो कमीशन की रिपोर्ट है वो आज तक सामने नहीं आ सकी। और आप तो हामिद मीर साहब की बात करते हैं, इस मुल्क में जो अमेरिकी जर्नलिस्ट डैनियल पर्ल है उसके कातिल नहीं पकड़ सके हम, उसके केस के साथ क्या हुआ है वो आप और मैं जानते हैं। तो ये यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है पाकिस्तान में, वो स्ट्रक्चर और वो एक जो पैटर्न है वो बड़ा टिपिकल किस्म का पैटर्न है। और वो जो कूदते हैं जो इस सारे मामले में जिन पर बाज़ का इल्ज़ाम भी लगता है और बाज़ का कुछ और कूदते भी इन्वॉल्व होती हैं, तो जो कूदते इस सारे सिस्टम को चला रही है उनको चाहिए है कि वो आगे बढ़े और इन केसेस को रिजॉल्व करें। लेकिन ये केसेस कुछ मावराई वजूहात की बिना पर आगे बढ़ नहीं पाते इन केसेस की तहकीकात। पुलिस वाले भी ज़ाहिर है अपनी मजबूरियां बताते हैं और बताते हैं कि स्ट्रक्चर। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ी तफसील से सारे केसेस जो हमने पूछे। यार मुझे बताओ, ये जितने भी केसेस आपने पूछे, हाई प्रोफाइल लोगों के नाम लिए ना हमने, जो कि इस्लामाबाद में हैं, हाई प्रोफाइल, इनके साथ केसेस के साथ ये हुआ कि कुछ भी नहीं हो रहा। तो अब जो दूर दराज कहीं है बीट, यार उसकी तो खबर भी नहीं छपती सिंगल कॉलम। अच्छा, अब बिल्कुल नहीं छपती। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि जब लोग देखते हैं, ठीक है, और मुख्तलिफ किस्म के लोग होते हैं जो वारदात करना चाहते हैं कि यार किसी चीज़ पर एक्शन नहीं होता, तो आपको एक ब्लैंक चेक मिल जाता है, ठीक है। फिर आपने जिसे भी सहाफ़ी पर हमला करना है, आपको पता है यार द यूजुअल सस्पेक्ट्स पर ही ब्लेम जाएगा। तो इसका तोड़ क्या है? देखिए, क्योंकि जाहिर है सवाल पूछे जाएंगे। मुझे बहुत खुशी हुई कि एजाज ने एक्चुअल स्टैट्स दे दिए, जिस पर मैं शुरू में बात कर रहा था ना यार, कि अगर आम के 100 में से 10 केसेस हो जाते हैं, यहाँ पर तो 100 में से 0 है। ये अगर ऐसा ही चलेगा तो फिर सवाल उठेगा। लोगों को चुप कराने का बेहतरीन तरीका क्या है? ठीक है, आप पकड़ें, आप सामने करें, कहो कि यार ये तो इनका जाती मामला था यार, इस बंदे के पैसे देने थे इसने, इसके घर वालों को ये छेड़ रहा था, और अगर ऐसा आया तो यार भरपूर लानत भेजें आप, नो प्रॉब्लम। जब तक ये नहीं होगा तो सवाल पूछे जाएंगे। एक और जो चीज़ होती है, एक और जो पैटर्न है, और वाज़ेह पैटर्न है, ये हम सलीम शहजाद और हामिद मीर के टाइम से देख रहे हैं, हालांकि उस वक्त इतना सोशल मीडिया नहीं था। वारदात होती है, 5 मिनट के अंदर अंदर एक एंटी प्रोपेगेंडा कैंपेन शुरू हो जाती है, जो ऑर्गेनाइज्ड होती है और जो ऑर्केस्ट्रेटेड होती है, ठीक है। हालांकि आप ये भी दावा कर रहे हैं कि आपका कोई लेना देना नहीं है। नहीं, फवाद चौधरी साहब का ट्वीट है सानू की, यार अवाम ऐसा है, सिविक्स, ये सोशल मीडिया फलां इदारे ने वजाहत की है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। सर वो ये तो छोड़ दो, वजाहत या लेना देना हुआ ही नहीं, तो फिर हुआ ही नहीं, फिर प्रोपेगेंडा कैंपेन कैसे शुरू हो जाती है? अगर इनका लेना देना नहीं है तो जिन्होंने किया, जो लड़की के भाई हैं, वो इतने पावरफुल हैं कि ऑर्केस्ट्रेटेड कैंपेन 5-10 हज़ार सोशल मीडिया अकाउंट तो शायद उनके ही होंगे। अब देखो, अब जैसे अभी हाल में ही अब ये हामिद मीर का हुआ है, तो उनको पुरानी तस्वीर सामने आ गई दोबारा कि वो व्हीलचेयर में है और बाहर एक पट्टी बांधी हुई है, जो पैडिंग के तौर पर अमूमन इन केसेस में बांधी जाती हैं। लोग बाकायदा कर रहे हैं, ये देखिए सर,
इतना फ्रॉड है कि इसने पट्टी बाहर बांधी हुई है, कमीज के बाहर बांधी यार मतलब ये आप किस लेवल के बेवकूफ हो, या आप बाकियों को किस लेवल का बेवकूफ समझ रहे हो। अभी हाल में वो दूसरी तस्वीर भी घूम रही है, वो पुरानी थी, मुझे याद है कि 2 साल पहले इसकी की थी कि वो मिल रहे हैं मेरे ख्याल है कि बिलावल से, और यहाँ पर उनको वो अजरक पहना रहे हैं और यहाँ पर एक फोटोशॉप करके किसी ने एक लिफाफा डाला हुआ है, वो अभी दोबारा चल रही है। अच्छा, असदूर के केस में भी यही है, ये तो सब ड्रामा है, ये तो ऐसे ही चल रहा है, पता नहीं कैसे चल रहा है। अच्छा, ये हाथ के निशान दिखाओ, लोग कहेंगे लिपस्टिक है, नहीं और लाइव किसी को गोली मारो कहेंगे एक्टिंग है। मुझे याद है मलाला का जब हुआ था तो कहने लगे कल तो यहाँ पट्टी बंधी हुई थी, आज यहाँ पट्टी बंधी हुई है। अच्छा, एहसन इकबाल को जब गोली लगी थी, हाँ, वो भी ये किया था। अच्छा, उसमें पता है क्या किया था, क्योंकि मेरा ख्याल है कि शायद दाएं हाथ को लगी थी ऐसा कुछ ना, उसमें पिक्चर को फ्लिप करके खुद कहा कि ये देखिए सर, आज यहाँ पट्टी है, कल वहां। अच्छा, किसने गोली मारी इस पे बात नहीं नहीं, इस पर पट्टी कहां से इधर पट्टी कहां से हो, किसने ठुकाई लगाई, इस पे बात नहीं होगी। तो बात होगी, उस पर बात होती है तो 2 मिनट बात होती है, फिर डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आप ये पूरी मुहिम चला। और मजे की बात है ये सब कुछ ऐसे मौके पे हो रहा है जब जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल जो है वो मंजूर हो चुका है और बाकी सूबे भी अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहे हैं। प्रोटेक्शन बिल जो है मंजूर हो गया तो क्या करें वो, अब देखें हुकूमत का जो काम था उसने कर दिया, उसने बिल मंजूर कर दिया। अब ये सहाफ़ियों की जिम्मेदारी है कि उस बिल के छतरी तले अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद करें, तो सहाफ़ियों को भी तो कुछ नहीं। एक और चीज़ भी है, जैसे अमेरिका में पुलिस ना बॉडी कैमरा पहनती है ना, बॉडी कैमरा पहनती है। मेरा ख्याल है कि हर सहाफ़ी को ना कोई 5-6 बॉडी कैमरे पहनने चाहिए, क्योंकि अगर कल कोई आके आपको गोलियों से छली कर दे, कोई ये ना कहे कि यार आपने तो खुद बर्स तो नहीं मारा अपने ऊपर, हम कैसे आपको कैसे प्रूफ बताए। अच्छा, वैसे किसी और चीज़ का कभी आपको प्रूफ नहीं चाहिए होता, फलाना करप्ट है, फलाना चोर है, फलाना डकैत है, किसी ने कह दिया आपने दिल पे बांध लिया कि सर बिल्कुल ये सच है। इन केसेस में आपको बिल्कुल डीएनए एविडेंस और शर्लॉक होम्स की जरूरत है कि सर सबूत हो जाए। मजे की बात है कि अगर बॉडी कैमरे पहन भी लिए तो वो उसकी भी फुटेज नहीं मिलेगी। मसला ये तो बॉडी कैम भी पहन बंदे के सर के ऊपर एक ड्रोन होना चाहिए जो मोदी कैमरे है, बंदा बाथरूम जा रहा है ड्रोन होगा। अभी तो कम से कम बॉडी मिल जाती है, फिर तो बॉडी भी नहीं मिलेगी। ये दैट्स अ गुड पॉइंट। वैसे हाँ सही है, तो मैं अपनी वो पेश वापस ले लेता हूँ। तो भाई साहब बातें हमारी हाँ थैंक यू, ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक। वैसे तो दुनिया की तारीख में कई नस्लकुशियाँ और जेनोसाइड्स हुई हैं, लेकिन शायद जो सबसे कामयाब, अगर ये लफ्ज़ हम इस्तेमाल कर सकते हैं नस्लकुशी के साथ, कामयाब नस्लकुशी जो थी वो है जो जनूबी और शुमाली अमेरिका, मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड की जो मुकामी पॉपुलेशन थी यूरोपियों के आने से पहले की, उनकी। क्योंकि अगर मैं आपको थोड़ी सी स्टैट्स दूँ, सन 1491 में जब कोलंबस साहब वहां पर पहुंचे थे, उससे कुछ साल पहले फर्स्ट इलीगल इमिग्रेंट जी, फर्स्ट कॉलोनाइजर ऑल्सो आप कह सकते हो आई सपोज। तकरीबन 165 मिलियन लोग रहते थे नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका में। 150 कहा जाता है, एस्टिमेट्स वेरी करते हैं, यानी 15 करोड़ तकरीबन जी। 2 सदियों में 90% आबादी मिट गई थी, जो उस वक्त की पूरी दुनिया की तादाद में से अगर आबादी में से आप लें तो 10% आपने ख़त्म कर दी। इतने लोग मारे गए कि अगले सदी के लिए पूरे दुनिया का जो दर्जा हरारत था वो कम हो गया, क्योंकि जो खेत थे वो आबाद नहीं रहे, वो दोबारा जंगल बन गए, सारी मूवमेंट ख़त्म हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड ख़त्म हो गई, ये उसका लेवल था। बहुत मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए गए, जाहिर है कैंप्स में भी डाला गया, इतनी मशक्क़त करवाई कि लोग खुद ही मर गए, कत्ल किए गए, लेकिन ज़्यादातर जो लोग मारे गए थे वो एक और हथियार की इस्तेमाल से मारे गए थे, और वो है बीमारी। क्योंकि जो यूरोप और एशिया में जो बीमारियां थी, जैसे कि स्मॉल पॉक्स, वो अमेरिका की जो मुकामी जो रहने वाले थे उनमें क़ुव्वत मुदाफ़त नहीं थी, वो लड़ नहीं सकते थे, उन्हें उन बीमारियों के बारे में पता ही नहीं था, और वो उनको कोई एंटीबॉडीज़ नहीं थी ना। तो जब यूरोपियंस को ये पता लगा तो फिर बाकायदा इसको एक हथियार की तरह भी इस्तेमाल करने शुरू हो गए। जैसे बहुत केसेस हैं कि जो स्मॉल पॉक्स के जो पेशेंट्स थे यूरोपियन,
उनकी चादरें इन लोगों ने कहा कि ये देखें हमने आपको एक तोहफा दिया है। तो वहाँ से पूरी इनकी नस्लें, पूरे गांव, पूरे शहर अगर आप कहना चाहें, वहाँ पर ख़त्म हो गए। अच्छा, एक तो ये सिलसिला चल रहा था, लेकिन ये सिर्फ नस्ल कुशी का एक तरीका है। दूसरा जो तरीका होता है, ये दोनों साथ साथ चलते हैं अक्सर, कि ना सिर्फ आप फिज़िकली एलिमिनेट करें, कत्ल करें, लेकिन आप ये कोशिश करें कि इनकी पूरी कल्चर, इनकी सकाफ़त, इनकी शनाख्त, इनकी बल्कि इनकी ज़बान को भी मिटा दें, ताकि ये वो ना रहें, इनकी आइडेंटिटी ही ख़त्म हो जाए। और बिलखसूस यूएस में और कनाडा में ये एक बाकायदा स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम लॉन्च किया गया कि तकरीबन 18वीं सदी से लेके 70-80 की दहाई तक बच्चों को, जो नेटिव अमेरिकन थे जिनको हम एक ज़माने में रेड इंडियंस कहा जाता था, उनके बच्चों को उनसे लेकर स्पेशल स्कूल्स में डाल दिया जाता था, जहाँ पर इनको एक तो ज़बरदस्ती क्रिश्चियन बनाया जाता था और इनको ये भी नहीं इजाज़त दी जाती थी कि आप अपनी ज़बान बोल सकें, बल्कि अगर आप अपनी ज़बान गलती से भी आपने बोल दी तो कोई लोग कहते हैं कि उनकी ज़बान के अंदर सुइयाँ चुभाई जाती थी कि तुम अंग्रेज़ी बोलोगे। मैं इस पर बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पिछले दिनों में ही एक इज्तमाई कब्र एक ऐसे ही स्कूल में कनाडा की रियासत ब्रिटिश कोलंबिया में कैंपलूम स्कूल के नाम से उसकी जो ग्राउंड्स थे वहाँ पर ढूंढी गई, जिसमें 215 बच्चों की लाशें मिली और कुछ सिर्फ 2-3 साल के थे। वहाँ पर होता क्या था, वहाँ के जो इंडिजिनस नेटिव पॉपुलेशन है वो दहाइयों से क्या बल्कि सदियों से कह रहे हैं कि जी हमारे बच्चों को यहाँ से चोरी किया जाता है, हमारे से अगवा किया जाता है, फिर इनको यहाँ डाला जाता है और अक्सर इनकी लाशें भी हमें वापस नहीं मिलती, हमें नहीं पता लगता कि हमारे बच्चों के साथ क्या हुआ है। एक ऐसे स्कूल में जो रहने वाले थे, उनकी अपनी टेस्टिमनी है कि वो 8 साल का था और उसके जो वालिदैन थे वो खेत में काम कर रहे थे। तो पुलिस आती है, एक प्रीस्ट आता है, 2 नन्स आते हैं और उसको उठाकर एक वैगन में फेंक देते हैं और उसे पूछते हैं, जब उसे पूछता है कि मुझे क्यों ले जा रहे हो, उसने कहा कि क्योंकि जो पिछली लड़की जिसको हम ले गए थे वो तो 11 साल की उम्र में मर गई, अब तुम उसकी रिप्लेसमेंट हो। अच्छा, ये जो स्टेट स्कूल्स थे इनको चलाने वाली एक तो रियासत चलाती थी, फिर चर्च इसके साथ चलाती थी, और बिलखसूस जो चर्च रन स्कूल्स थे उसमें फिर आप सोच सकते हैं कि क्या होता था, जिनसी, जिस्मानी और ज़हनी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। वहाँ पर एक नॉर्मल एक मैं कहानी पढ़ा था कि जो सर थोड़े से बड़े बच्चे होते थे, जैसे, और मैं बड़े से भी मुराद है 8 या 9 साल की, वो कोशिश करते थे कि जो दरवाज़ा है उसके करीब वो सोएं, ताकि रात को जब पादरी आते थे या स्कूल का जो अमला आता था जी, वो छोटे बच्चों को निशाना ना बनाए, वो हमें अपने साथ ले जाए। तो पूरी जनरेशन्स को तबाह किया गया। अच्छा, अब जाहिर है कि क्योंकि ये ग्रेव साइट मिली है, और ये ग्रेव साइट सिर्फ इसलिए मिली है क्योंकि ग्राउंड रेडार इस्तेमाल किया गया तो उनको पता लगा, तो अब जाहिर है कि कनाडा में काफ़ी शोर मच रहा है। जस्टिन ट्रूडो साहब भी आए हैं और उन्होंने कहा कि जी ये तो बहुत बुरा हुआ, शर्मनाक, पता नहीं शर्मनाक कैसे हो सका है और शायद किसी को पता ही नहीं था। अच्छा, ये टोटल झूठ है क्योंकि पता सबको था। 2008 में एक कमेटी बैठती है, ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमेटी, 2015 तक वो काम करती है और फिर एक इतनी बड़ी रिपोर्ट, मैंने देखी है वो रिपोर्ट, वो प्रेजेंट करते हैं और उन्होंने कहा कि कुल उन्होंने जो अंदाज़ा लगाया है कि 3000 से ज़ायद बच्चे इस तरह की ही कब्रों में मुख्तलिफ स्कूल्स में आपको मिलेंगे। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये भी कुछ नहीं है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ तकरीबन कुल जो स्कूल्स थे 1300 से ज़ायद थे और इनको सिर्फ इजाज़त मिली 130 स्कूल्स की इन्वेस्टिगेशन करने की। तो अगर 130 स्कूल्स में आप सोच रहे हैं कि 3000 से ज़ायद बच्चों की लाशें अकॉर्डिंग टू देम आर देयर, तो 1300 स्कूल्स में फिर क्या सिचुएशन होगी। अच्छा, 2015 में जब ये कमीशन बनी थी तो इन्होंने एक पेशकश की थी कैनेडियन गवर्नमेंट को कि जी हमें थोड़ी सी आप फंडिंग दें, हम ये इन कब्रों को तलाश करना चाहते हैं। कैनेडियन गवर्नमेंट ने रिफ्यूज़ कर दिया। अच्छा, इसका नतीजा क्या हुआ है कि आज भी अगर आप देखें कनाडा में और अमेरिका में भी और इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया में भी वसत, ऑस्ट्रेलिया ने तो तकरीबन फोटोकॉपी ये मॉडल अपनाया अबॉर्जिनीज के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, और उनको वो खींच के ले जाते थे। अब जो उनके वरसा हैं, ना वो अपने कबाइल जानते हैं, ना वो अपनी ज़बान जानते हैं, ना वो अपनी जड़ों से वाकिफ़ हैं,
वो मेलबर्न में, सिडनी में और दूसरे जो एडलेड वगैरह है वहाँ भीख मांग रहा है। कच्ची आबादियाँ तो उस तरह से नहीं हैं, लेकिन वो ज़िंदगी वही गुजार रहे हैं। जो माकूल कदरे माकूल जो रवैया इख्तियार किया गया वो न्यूजीलैंड में कि इब्तदाई तौर पे जो माओरी वहाँ थे उनके साथ भी तकरीबन इसी तरह की हरकतें करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने जल्द रियलाइज़ कर लिया और जो माओरी लैंग्वेज है उसको स्टेटस दिया। उनके स्कूल हैं, बच्चों को चॉइस दी गई कि आप अंग्रेज़ी पढ़ना चाहते हैं, माओरी में पढ़ना चाहते हैं, तो वहाँ कदरे बेहतर हालात है। लेकिन कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का जो मॉडल है वो एक दूसरे की फोटो कॉपी थी, जो असली थे उनके खिलाफ जो रवैया। बिल्कुल। अच्छा, समाज, इनके समाज पर क्या फिर असर हुआ है कि अगर आप देखें वहाँ के स्टेटिस्टिक्स, सबसे ज़्यादा गुर्बत, सबसे ज़्यादा मनशियात का इस्तेमाल, सबसे ज़्यादा जुर्म और वायलेंस भी है। इनफैक्ट जो नेटिव ख़वातीन है कनाडा में 12 गुना ज़्यादा मिसिंग पर्सनस की लिस्ट में है एज अपोज टू एनीबॉडी एल्स। आज भी अगर आप देखें तो वैसे तो इंडिजिनस बच्चे तकरीबन 7% बनते हैं, लेकिन 55% फॉस्टर होम्स में है। और फॉस्टर होम्स का सिलसिला वहाँ पे कैसे चलता है कि अगर रियासत ने फैसला कर दिया कि जी आप बच्चे पालने के लिए काबिल नहीं है, वो उठा के आपको किसी और, यहाँ तो पूरी कम्युनिटी के बारे में फैसला कर दिया कि आप अपने बच्चे पालने के काबिल नहीं। ये होती है नस्ल कुशी। और इनफैक्ट यही वो पॉलिसीज थी जिससे बाद में हिटलर भी मुतासिर हुआ कि यार ये तो बड़ा आपने सही काम किया है। अच्छा, लेकिन अजीब बात है कि ये जो नस्ल कुशी है या जो जेनोसाइड, इसे हॉलोकॉस्ट ही ऐसा ही है। जो सबसे नुमाया है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर और हिटलर और नाजी जर्मनी ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए वो हॉलोकॉस्ट है। लेकिन ये जैसा आपने बताया कि बर-ए-आज़म अमेरिका में, साउथ में और नॉर्थ में जो कुछ हुआ वो तो उसका बाप था जी, लेकिन उसकी जो है शिद्दत वो कम की गई। ब्लैक एंड वाइट तस्वीर जो है उसकी जो है छप रही है। क्या ये लेटेस्ट तस्वीर है? जी हाँ, ऐसा ही है, लेटेस्ट तस्वीर है, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट क्यों छापी जा रही है? ताकि ये लगे पुरानी कहानी, 70s की तस्वीर है, कलर था उसमें। अच्छा, और यही है जो आपको सबसे ज्यादा लेक्चर देंगे ह्यूमन राइट्स पर। बनता है क्योंकि सबसे ज्यादा वायलेट भी तो उन्होंने किया है ना, इससे ज्यादा क्या पता हो। बहरहाल आज के लिए इतना ही जी, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।